चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इवेंट की, दैट वाज 28 नंबर। तो 28 नंबर का जो इवेंट हुआ है दैट वाज इन 1773, 1773 में। इन 1773 क्या घटना हुई है, क्या इवेंट हुआ है, तो आप लोग ध्यान से समझें, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इन 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर, तो यहाँ पे आया है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड। तो रेगुलेटिंग अधिनियम पास किया गया है, और इस अधिनियम की बात की जाए तो इट वॉज पास्ड इन 1773। अब इसके क्या प्रोविजंस हैं, इस अधिनियम के क्या प्रावधान है, अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। उसकी जो एक्टिविटी हो रही है इंडिया में वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, अब वो उतने फ्लुएंटली नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत होगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें इंडिया में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रकार से रेगुलेशन में आ चुकी है, इट मीन्स नियंत्रण में आ चुकी है। किसके रेगुलेशन में आ चुकी है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। यानी अब वो एक कठपुतली बन चुकी है, और जैसी पार्लियामेंट उसे बोलेगी उसी प्रकार से उसे काम करना होगा। क्लियर, इसे बोलते हैं कठपुतली शासन। जैसे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया में वो क्या चाहते थे? एक प्रकार से कठपुतली शासन चाहते थे। क्लियर, अगर हम उनकी कुछ शर्तों को मान लेते तो हम एक प्रकार से कठपुतलियों की तरह रूल करते, जैसा वो कई दिनों से बात कर रहे थे। बट हम कंप्लीट इंडिपेंडेंशिप चाहते थे, ना कि हम उनके साम्राज्य के अधीन होना चाह रहे थे, तो वो कठपुतली शासन होता। तो यहाँ पे अब पहली बार 1600 से लेकर 1773 तक का दौर आ गया, और अब 1773 में जब से इन लोगों ने शासन करने की बागडोर अपने हाथ में ले ही ली थी, क्योंकि 72 बताया ना है ना, बंगाल में 1772 में ही तो रूल करना शुरू कर दिया था। और जैसे ये लोग रूल करने पे आ गए हैं, तो एब्सोल्युटली ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रूल करने थोड़ी आई थी, इंडिया ट्रेड करने आई थी, लेकिन क्या करने लग गए? रूल करने लग गए। तो अब जब आप रूल कर रहे हो तो रूल आप हमारे हिसाब से करोगे ना, किसके हिसाब से करोगे? पार्लियामेंट के हिसाब से करोगे। 72 में ही तो बंगाल में रूल कर रहा था, क्योंकि 74 में जब बक्सर का युद्ध जीता था तो 1765 में इन लोगों ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू कर लिया था, और उसमें निजामत और दीवानी, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्सेशन के दो अलग अलग पार्ट कर लिए थे। और फिर 72 आते आते पूरा शासन ही अपने हाथों में ले लिया था, नवाब को फ्री कर दिया था, और इसीलिए 73 में आ गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, इसी अधिनियम का एक और प्रावधान ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था, है ना, क्योंकि 2-3-4 प्रेसिडेंसियां उस समय बनी थी, जैसे बंगाल हो गया है, मद्रास हो गया है, मुंबई हो गई है, या उस समय बॉम्बे, तो वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे। वहाँ का जो अथॉरिटी था, ऑफिसर था, वो गवर्नर था। हालांकि गवर्नर को हेल्प करने के लिए 4-5 और लोग हुआ करते थे, जिसे गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता था। उस समय 4 होते थे। तो यहाँ पे ये बोल दिया गया कि ये जितने भी गवर्नर हैं, सभी की सभी जो प्रेसिडेंसियां हैं, वो गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए हैं। वो उनके सुपीरियर जो गवर्नर बन गया वो बंगाल का बन गया, और बंगाल का जो गवर्नर है उसकी पोस्ट बढ़ाकर उसे बनाया गवर्नर जनरल। ठीक है, तो 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल। और अब वो जो गवर्नर हो जनरल है बंगाल का, वो बाकी के गवर्नरों के लिए क्या है? लीडर है, बाकी के गवर्नरों का अथॉरिटी है। क्लियर? ठीक है, 29 नंबर पे तो यहाँ पे आ जाता है अगेन 1773 वाला ही इवेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या खास हुआ है? यहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर है उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो पर्सन बने थे गवर्नर जनरल, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग became the first governor general of Bengal, first governor general of Bengal। जब हेस्टिंग आया था तो सबसे पहले इसी ने क्या किया था? इसी ने डुअल जो कंसेप्ट था, जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को समाप्त किसने कर दिया था? आपके हेस्टिंग्स ने।
ये क्लाइव, पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सन था क्लाइव, और सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन, हेस्टिंग। इन दो लोगों को ही हम ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटेन की पावर का फाउंडर बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। दूसरा इवेंट आते हैं अब 29 के बाद 30 नंबर के इवेंट पे आते हैं, 30 नंबर की घटना पर आते हैं। और 30 इवेंट जो है वो 1813 का है, 1813 का है। तो 1813 में क्या हुआ, आप लोग देख रहे हैं 1713 में EIC को क्या कर लिया है, EIC को अपने अधीन कर लिया है, अपने नियमों के अधीन कर लिया है, अपने रेगुलेशन में ले आए हैं, ठीक है। अच्छा, रेगुलेशन आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आप लोग बस ये समझे जैसे कि मनी मार्केट है। कौन सा मार्केट, मनी मार्केट। मनी मार्केट का एक रेगुलेटर होता है। मनी मार्केट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप कोई बैंक को देखते हैं तो मनी मार्केट के अधीन या मनी मार्केट में ही काम कर रहा है, ठीक है। कोई भी बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी लोन देने वाली संस्था है, तो ये सब एक मनी मार्केट है। कौन सा मार्केट है, मनी मार्केट। जब भी आप लोन ले रहे हैं, किसी प्रकार का फाइनेंशियल आदान प्रदान हो रहा है, दैट शुड बी काउंटेड इन द मनी मार्केट। और ये जो मनी मार्केट है ना, ये एक रेगुलेटर के अकॉर्डिंगली काम करता है, और दैट रेगुलेटर इज नोन एज RBI। तो मनी मार्केट की जितनी भी संस्थाएं हैं वो किसके रेगुलेशन में है, वो RBI के रेगुलेशन में है, ठीक है। अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है। जैसे कि शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना, जो शेयर्स को बेचने खरीदने का से रिलेटेड काम में लगी होती हैं। तो वो जो शेयर मार्केट है उसका भी एक रेगुलेटर होता है जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट मीन सेबी। तो सेबी के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट रन होता है। एज इट इज आप लोग ऐसे ही समझें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेगुलेशन में आ गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल बनाएगी, उसके अकॉर्डिंग EIC को काम करना है। ये हुआ था 73 में। उसके पहले वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। अब 1813 में 1813 में क्या हुआ, जब 1773 में ऐसा हुआ कि रेगुलेशन में लाए, तो 1813 में और उनके राइट्स कम किए। 1813 में इनके जो बिजनेस या ट्रेड संबंधित जो मोनोपोली थी उसे खत्म कर दी गई थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस किया गया है ट्रेडिंग राइट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट है, उनके जो व्यापारिक एकाधिकार है, उन्हें क्या किया गया, कम किया गया। EIC के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त नहीं किया है, बट कम कर दिया। जैसे कि पूरे के पूरे ट्रेड पर EIC की मोनोपोली थी, अब पूरे के पूरे पे नहीं बची है। अब सिर्फ दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, दो ऐसे ट्रेड है जिन पर मोनोपोली बची है, दैट वाज चाइनीज सिल्क एंड टी, यानी चाय का व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट 31 पे आ जाते हैं, और अब जाएगा 1833। ये इवेंट क्या है, तो यहाँ पे अगेन एक चार्टर इशू होता है, और यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीटली जो ट्रेड मोनोपोली थी पूरी तरह से क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, ठीक है। एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली, जो दो सेक्टर में मोनोपोली बची हुई थी उसे भी खत्म कर दिया गया। अब EIC इंडिया में किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब EIC रिस्पॉन्सिबल है ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। EIC is the only responsibility for EIC is the only responsibility is to administration of India, और उसे इंक्रीज किया गया है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। तो अगले 20 साल यहाँ पे उन्हें राइट मिल गया है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो 53 तक तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ही, 53 तक तो शासन करेंगे ही। देन फिर 53 में जब नेक्स्ट चार्टर आया तो उसमें हालांकि ये चेतावनी दे दी गई थी कि अब आपको हम 20 ईयर कंफर्म नहीं करना है, जब भी पार्लियामेंट को लगेगा तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को आपसे छीन लिया जाएगा और प्रशासन हमारे हाथ में ले लिया जाएगा। और ये घटना कब घटी, जब 1857 का इवेंट हुआ। और आप सभी को पता है 1857 में क्या हुआ था, तो 1857 में हुआ था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, इट मींस रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे हुआ है ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और आप सभी को पता है कि ये जो इवेंट हुआ था, ये जो रिवोल्ट हुआ था, इसके पीछे ये सारे कारण थे जो इतने दिनों से इनका शासन चल रहा था। 1757 से जो बंगाल में इन्होंने शासन शुरू कर दिया था इनडायरेक्टली फिर डायरेक्टली, और उसके बाद पूरे इंडिया को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया। किस तरह से किया, किस तरह बंदूक की नोक पर या तलवार की धार पर इंडिया को अपने अधीन किया, और इंडिया का जिस तरह से शोषण किया है, इंडिया के मतलब आप ये समझिए कि हर एक वर्ग को इन्होंने परेशान किया है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे धार्मिक लोग हों, चाहे धार्मिक संस्थाओं, मंदिर वगैरह हों, है ना, गिरिजाघर हों या फिर मस्जिद हो या मुस्लिम लोग हों, या फिर हम बात करें किसी भी प्रकार के कम्युनिटी हो, किसी भी प्रकार के लोग हों, उन सभी का इन्होंने शोषण किया। तो इतने दिनों के शोषण के बाद 1857 में सभी लोगों ने मिलकर क्या किया, रिवोल्ट कर दिया है। रिवोल्ट का जो तत्कालिक कारण था वो बना था क्या,
वो बनी थी एक प्रकार की एनफील्ड राइफल आई थी उस दौरान में, और उस एनफील्ड राइफल में जब हम कारतूस को भरते थे तो उस कारतूस को भरने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था और उसके बारूद को अंदर डालना पड़ता था कारतूस के साथ, क्योंकि वो एक खोल के अंदर भरा होता था। जो कारतूस होता था वो एक खोल, एक कवर के अंदर होता था, और उस कवर को के बारे में ये अफवाह फैली या ये बात फैली कि ये सुअर की चर्बी का बना हुआ है, और उस सुअर की चर्बी को हमें पहले काटना, गाय और सुअर की चर्बी है ना, तो उसे मुंह से काटना पड़ता था और फिर उसके बारूद को और उसके कारतूस दोनों को, बारूद और कारतूस दोनों को ही अंदर उसमें डालना पड़ता था, ठीक है। और ये खबर फैली थी, ठीक है। तो ये जो रिवोल्ट का तत्कालिक कारण ये था, जिसे सबसे पहले स्टार्ट किया था मंगल पांडे ने, कहाँ पर, बैरकपुर से, ठीक है। अब आगे देखिए, हालांकि रिवोल्ट शुरू मेरठ से हुआ था। अब देखिए 33 नंबर की जो इवेंट है, 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 की रिवोल्ट, हालांकि ये सक्सेस नहीं हो पाया था, सफल नहीं हो पाया, ये रिवोल्ट अनसक्सेस हो गया। लेकिन अनसक्सेस तो हुआ, लेकिन ये रिवोल्ट हुआ ही क्यों? ये रिवोल्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इतना परेशान किया था इंडियंस को, इस कारण ये रिवोल्ट हुआ था। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट अब सत्ते में आ चुकी थी और समझ चुकी थी कि ईआईसी को अगर हमने ज़्यादा समय तक रूल करने की अथॉरिटी दे दी तो इंडिया हमारे हाथों से पूरी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव राइट छीन लिए गए 1858 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से इंडिया के किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिमूव कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले ही हट चुकी थी 1833 में पूरी तरह से। 1858 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली थी वो भी क्या कर दी गई, छीन ली गई। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली ऑफ ईआईसी वाज एंडेड, ठीक है। तो ईआईसी की एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1858 में। और 1858 से ही भारत में शुरू हो चुका है क्राउन रूल्स, क्लियर। तो यहाँ पे शुरू हुआ है क्राउन रूल्स, यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ से हम बोलेंगे क्राउन रूल, इसके पहले चल रहा था कंपनी रूल। तो कंपनी रूल चला है 58 तक और फिर अब चलेगा क्राउन रूल। और फिर अगर हम बात करें 1874 की, तो 1 जून 1874 35 नंबर का इवेंट आ जाता है 1 जून 1874। यहाँ पे ईआईसी को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, डिसबैंड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ईआईसी वाज कंप्लीटली डिसबैंडेड, पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन कर दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक हो गई, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, सारे इवेंट्स हमने डिस्कस किए हैं ईआईसी के। 1874 तक के इंपॉर्टेंट इवेंट हमने बात किए। हालांकि अंग्रेजों का शासन और लंबा है, पर हमने ये मुख्य इवेंट शुरू में सुन लिए थे, ठीक है। तो आगे भी हम चूंकि हिस्ट्री तो हम पूरी पढ़ेंगे तो उसमें भी वो इवेंट्स आएंगे, तो हमने शुरू में इतने इवेंट्स सुन लिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं कई सारे, तो हमने उन इवेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बाकी के इवेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। अब आगे की बात करते हैं और आगे के मुद्दों के ऊपर गौर करते हैं, जो हमको बात करना है अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स में, ठीक है। चलिएगा, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो कई सारे इवेंट्स हैं जो मैंने आप लोग को बताए हैं, जैसे बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, क्लियर, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अब यहाँ पे ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, उन्होंने अपना ट्रेड करना शुरू किया, अपना व्यापार शुरू किया, मुगल इम्पीरियर से परमिशन मांगी, और जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें धीरे धीरे बाईपास करना शुरू किया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को हराते गए और भारत की, इंडिया की सबसे मजबूत शक्ति बनकर उभरे, व्यापार के मामले में भी और फिर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के मामले में भी इंडिया की सबसे मजबूत शक्ति बने कौन, ब्रिटिशर्स। और धीरे धीरे इंडियन जो पावर थी, जो इंडियन नेटिव रूलर्स थे, उन्हें भी इन्होंने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिया और यहाँ पर भी शासन अपना कर लिया। तो इसका ये मतलब समझा जाए कि अंग्रेजों ने सक्सेस हासिल की है इंडिया में, क्लियर, अंग्रेजों ने सक्सेस हासिल की है, सफलता हासिल की है, और इट वॉज अ वेरी ह्यूज सक्सेस, एक बहुत बड़ी सफलता इन्होंने इंडिया में हासिल की है, इतनी बड़ी टेरिटरी पर। और बड़ी टेरिटरी तो और भी कई थी, जैसे अमेरिका भी था और अफ्रीका भी था, ब्राज़ील भी था,
बट इंडिया जैसी इतनी बड़ी टेरिटरी पर, अब इंडिया का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने तो और भी टेरिटरी हासिल की थी, बट इंडिया का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया एक स्टेट टेरिटरी थी। इट मीन्स ये बाकी जो टेरिटरी थी ना, कई जगहों पर स्टेटलेस थे, जैसे अमेरिका की बात करें, अफ्रीका में कई जगहों की बात करें तो वहाँ पे राज्य विहीन था, लेकिन इंडिया में राज्य था, यहाँ पे शासन था, यहाँ पे रूलर्स रूल करते थे, सिविलाइजेशन थी, समाज था, इकोनॉमी थी, सारी चीज़ें स्टेबल थी, सारी चीज़ें होती थी और अच्छे सिस्टमेटिकली वे में सब कुछ था, राजा थे, राजाओं की सेनाएं थी, तो सारी चीज़ें थी। उसके बाद इन्होंने जीता है इंडिया को, ठीक है। दूसरी बात, इसीलिए ये इस बात का काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने इतनी ह्यूज सक्सेस कैसे हासिल की, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ट्रेड या व्यापार पर इन्होंने इतना बड़ा कंट्रोल किया, इंडिया की टेरिटरी पर कंट्रोल किया, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने हासिल की है, ये कैसे हासिल की है, इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं, इनकी इस ह्यूज सक्सेस के पीछे के क्या कारण हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमें गौर करना है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे द कॉजेस ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की सफलता के कारण। क्लियर? ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स की सफलता के कॉजेस क्या हैं, इनके पीछे के कारण क्या है, इसके ऊपर गौर करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि इनकी सफलता का जो बेसिक कारण है वो है इनका डिसिप्लिन में रहना। क्या है? डिसिप्लिन में रहना। देखिए, ये काफ़ी वेल मैनर्ड लोग होते हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन में रहा करते हैं। ये एक आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। आप देखिएगा, कोई भी अगर क्रिकेट मैच ही चल रहा होगा और अगर वो इंडिया या ब्रिटेन का होगा के बीच में होगा या किसी अदर कंट्री और ब्रिटेन का होगा, तो जो ब्रिटिश लोग होते हैं ना, वो काफ़ी शांति के साथ, काफ़ी सिस्टमेटिक वे में, काफ़ी प्रोफेशनली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये काफ़ी वेल मैनर्ड होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं। तो यही कारण रहा कि इंडिया में भी सक्सेस मिली और इतने बड़े वर्ल्ड में, इतनी बड़ी पृथ्वी पर और भी कई सारी टेरिटरीज को इन्होंने एक साथ कंट्रोल किया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया, वहाँ के ट्रेड को संभाला। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सक्सेस है। इसके पीछे के कुछ कारणों के ऊपर गौर करते हैं, इसको का विश्लेषण करते हैं। तो पहला ही कारण क्या बता दिया है कि ये लोग काफ़ी वेल मैनर्ड हैं, काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं और साथ ही डिसिप्लिन में रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी इनकी थी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें अगर दूसरे किसी कारण की, तो बाकी अगर हम यहाँ पे इंडिया में अराइवल हुआ और इंडिया में जो सक्सेस मिली, उनके पीछे के कारणों की बात करें। ये जो बात मैंने वो बोली है कि वेल मैनर्ड और वेल एटीट्यूड में और साथ ही डिसिप्लिन में रहने वाली जो बात है, वो तो उनके नेचर वाली बात है। अब यहाँ पे कैसे सक्सेस मिली उसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतर समुद्री परिवहन व नौसेना। क्लियर? बेहतर समुद्री परिवहन एंड नौसेना। इट मीन्स कि जो नेविगेशनल इनकी जो पावर थी वो काफ़ी हाई क्वालिटी की थी। क्लियर? हाई क्वालिटी की इनकी नेविगेशनल पावर थी, या नेविगेशनल ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने काफ़ी मजबूत कर लिया था। और साथ ही जो नेवल फोर्स थी, जो नेवल आर्मी, जो नेवी थी इनकी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ये अपनी नेवी के दम पर ही, अपनी नौसेना के दम पर ही इन्होंने इतनी बड़े वर्ल्ड में कई सारी जगहों पर अपना कंट्रोल किया था। समझ गए? और ट्रांसपोर्टेशन इतना गजब का था कि दुनिया के किसी भी देश में से ये अपनी नेवी को कुछ ही दिनों में क्या कर सकते थे? बुला सकते थे। उस जमाने में इनकी नेवल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि इनसे सभी लोग क्या करते थे? डरते थे, घबराते थे। तो इनकी सक्सेस का जो बेसिक कारण है, जो मेन कारण है, वो क्या है कि हाई क्वालिटी का नेविगेशनल पावर, हाई क्वालिटी की नेविगेशनल पावर यानी कि समुद्री परिवहन इनका काफ़ी मजबूत था। और दूसरा, पावरफुल नेवी इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो यहाँ पे बोल दूं, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द सक्सेस बिहाइंड द ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों की सफलता के पीछे का सबसे मुख्य कारण यह है कि जो नेविगेशनल ट्रांसपोर्टेशन था वो इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी
टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो उस समय का सबसे अच्छा नेविगेशनल पावर था। इन लोगों ने अच्छी क्वालिटी के शिप्स बनाए, बड़े बड़े जहाज बनाए, है ना, और लाइट वेटेड शिप्स बनाए, तो ये इनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। और मजबूत नेवी तो इनकी सबसे बेसिक चीज़ थी। क्लियर, ठीक है। एक ज़माने में जब पुर्तगालियों के पास ये सारी क्वालिटी थी तो पूरे इंडिया के पूरे ट्रेड रूट पर ही नियंत्रण हुआ करता था पुर्तगालियों का। ठीक है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो भारत एशियाई ट्रेड की बेहतर समझ ये लोग रखते थे। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकार से व्यापारी ही होते हैं। इन ब्रिटेन के लोग अच्छे ट्रेडर्स माने जाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन माने जाते हैं, गुड बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन हैं, और इन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी। दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ब्रिटेन एशियाई ट्रेड। ब्रिटेन और एशिया के बीच के व्यापार की इन्हें अच्छी खासी क्या थी, समझ थी। क्लियर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन्हें नेचुरली या बचपन से ही इनमें व्यापार करने के या ट्रेड करने के अच्छे खासे गुण होते हैं, और इन्हें अच्छी खासी समझ थी ब्रिटेन और एशियाई व्यापार की। ठीक है। तो ये दूसरा कारण हो जाता है कि दे हैव वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन एशियन ब्रिटेन ट्रेड। तो एशिया और ब्रिटेन के बीच के व्यापार की अच्छी खासी इनमें समझ थी। ठीक है। तीसरे नंबर के हम कारण की बात करते हैं। तो तीसरा जो बेसिक कारण था वो था कि इन लोगों ने जो कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, कंपनी तो और भी लोगों ने बनाई, लेकिन इनकी कंपनी इतनी सक्सेस क्यों हुई है? तो इनकी कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर था, इनकी कंपनी का जो स्वरूप था, वो पूरी तरह से ट्रेड पर बेस्ड था, यानी व्यावसायिक स्वरूप पर यह कंपनी बनाई गई थी, जिसका संगठन काफी बेहतर था। तो बेहतर संगठन के साथ ये कंपनी बनी थी, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कंपनी बनी थी, और इसका जो बेसिकली जो स्वरूप था वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड था किस पर? व्यापार पर। तो ये कंपनी का बेसिक टारगेट क्या था? ट्रेड करने का था। उसका पूरा स्ट्रक्चर ट्रेड पर बेस्ड था, और इस तरह से कंपनी बनाई गई थी कि गवर्नमेंट का ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं था। क्लियर, सरकार का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था इनिशियल लेवल पर। बाद में किया उन्होंने, बट इनिशियली कंपनी के ऊपर सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं था, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं था। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है कि ये इन्होंने अपनी इतनी ह्यूज सक्सेस यहाँ पे प्राप्त कर पाए। ठीक है। चौथे कारण की अगर बात करें तो राजनीतिक, सैनिक व कूटनीतिक कुशलता। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग या इतनी सक्सेस इन्होंने हासिल की पॉलिटिकल मामलों में। इट मींस कि ये काफी कुशल थे, काफी एजुकेटेड लोग थे, काफी देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल लोग थे। जैसे क्लाइव आया है ना, क्लाइव के पहले भी कई ऐसे लोग थे, और क्लाइव के बाद जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स है, तो इन्होंने पॉलिटिकली मामलों को क्या किया था? अपने कंट्रोल में कर लिया था। पॉलिटिकली ये लोग स्ट्रॉन्ग थे। जैसे इन्हें पता है कि हमें कब जो है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना है। इन लोगों ने पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में कब तक नहीं लिया? जब तक कि इनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ गई और इनके पास ज्यादा ऑफिसर्स नहीं आ गए। ठीक है। 1772 के बाद इन्होंने बंगाल को अपने हाथ में लिया। इट मींस पॉलिटिकल मामलों की काफी बड़ी समझ थी इन्हें। ठीक है। काफी एजुकेटेड लोग थे ये, क्योंकि अगर देखा जाए तो पलासी के युद्ध के बाद चाहते तो बंगाल को अपने कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी ओर से ही एक रूलर को बिठाए रखा, बक्सर के बाद भी बिठाए रखा, और उस समय डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने लेकर आए। तो ये जो चीजें हैं, कई जगहों पे कई सारी संधियां की हैं, जैसे वेलेजली की सहायक संधि, है ना, डलहौजी की हड़प नीति। तो ये लोग क्या थे? ये लोग काफी एक्सपीरियंस थे किस मामले में? पॉलिटिकल मामलों की इनको काफी समझ थी। और आर्मी की बात की जाए, सैनिक शक्ति या सैन्य शक्ति की बात की जाए, तो इनकी आर्मी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। कई बार आप लोग देखे होंगे, कई युद्ध हमने देखे, जैसे बैटल ऑफ बक्सर की बात करें या जितने भी बैटल्स हुए हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स की अगर बात की जाएगी तो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे वो काफी कम ही थे। ठीक है। बट इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, न्यू टेक्नोलॉजीज थी, न्यू टैक्टिक्स थी युद्ध लड़ने की। क्लियर। तो अच्छी टेक्निक के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने वॉर किया है, युद्ध किया है, इसलिए इनकी जो आर्म्ड पावर थी, जो सैन्य शक्ति थी, वो काफी मजबूत थी। ठीक है। ये एक बड़ा कारण है। फिर अगर कूटनीतिक मामलों की बात की जाए, ठीक है, डिप्लोमेसी की बात की जाए, डिप्लोमेटिकली की बात की जाए, तो ये लोग काफी उसमें भी स्किल्ड थे। क्लियर। डिप्लोमेसी में भी काफी मजबूत थे, काफी एजुकेटेड थे, काफी इंटेलेक्चुअल थे। इसी कारण ये इंडिया में इतनी ह्यूज सक्सेस पा पाए हैं। देखिए, क्या होता है ना, जब आप रूल करते हैं तो आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, इतना सजग रहना चाहिए, इतना एक्टिव रहना चाहिए कि आप हर एक चीज को सोच पा रहे हैं, आप हर एक चीज में जो है इंगेज रह पा रहे हैं। आप इंडिया में जो मुगल थे, उनके पतन का कारण यही था कि ये जो मुगल
लेटर जो मुगल आए हैं वो इन मामलों में उतना इंगेज ही नहीं रहते थे। जैसे बात मोहम्मद शाह की बात करें, है ना, जो मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर और रफ़ीउद्दर्जा रफ़ीउद्दौला के बाद 1719 से 1748 तक, और यही दौर रहा जब ये शक्तियां उभरी हैं। तो ये लोग क्या इंगेज नहीं रहते थे स्टेट अफेयर्स में, ठीक है। जैसे अहमद नादिर शाह का अटैक होने वाला था, ईरान से वो निकला, तब तक इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान से निकलकर वो ईरान के बाद अफगानिस्तान पहुंच गया, तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पाकिस्तान आ गया, पंजाब आ गया, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब वो करनाल आया उसके बाद इन्हें फर्क पड़ा और फिर इन्होंने अपनी सेना स्टेब्लिश की और अटैक करने की कोशिश की। इट मीन्स ये चीजें, ये घटनाएं ये शो करती है कि जो रूलर्स थे वो स्टेट अफेयर्स में इंगेज नहीं थे, उनका उतना ध्यान नहीं था, ठीक है। कई कंसिक्वेंस में ये लोग क्या करते थे, चीज़ों को छोड़ देते थे या ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और यहीं ब्रिटिशर्स की बात करें तो ये लोग सजग थे, ये लोग एक्टिव थे, हर एक चीज़ पे पूरी फोकस के साथ काम करते थे। तो ये इनकी जो डिप्लोमेसी थी और इनकी जो सजगता थी, यही कारण रहा है इनकी सक्सेस का, ठीक है। तो ये कुछ मैंने कारण बताए। अगर पांचवें कारण की बात करें हम, तो इंग्लैंड की जो उपभोक्तावादी संस्कृति थी और जो पूंजीवादी समाज वहां पर डेवलप हो रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है इनकी सक्सेस का। तो क्या बात बोल दी मैंने कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति, इट मीन्स कि ये लोग अच्छे कंज्यूमर थे, ये लोग उपभोक्ता थे, कंज्यूमर थे। तो यहाँ से जो हम प्रोडक्ट्स लेकर जाते थे ये लोग उसे कंज्यूम करते थे, इट मीन्स ये कंज्यूमर थे, तो इन्हें तो जरूरत थी ही ना व्यापार की। अगर ये कंज्यूमर है तो कंज्यूमर को चाहिए है, जब डिमांड होगी तो चीज़ें उतनी ही स्पीड से वर्कड भी होगा उसी स्पीड के साथ। तो यहाँ पे डिमांड थी क्योंकि ये लोग कंज्यूमर थे, इसी कारण ये सक्सेस हुए। दूसरी चीज कि पूंजीवादी व्यवस्था उस समय डेवलप हो रही थी, पूंजीवादी समाज यूरोप में जन्म ले रहा था, तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है। पूंजीवादी जो, देखिए पूंजीवाद जब हम बात करते हैं, कैपिटलिस्ट जब सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसके सेंटर में क्या होता है, उसके केंद्र में क्या होता है, उसके सेंटर में होती है मनी। क्या होता है, मनी। और मनी कैसे हमें गेन करना है, मनी कैसे प्राप्त करना है, तो बाई ट्रेड। पूंजीवादी व्यवस्था में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है व्यापार पर, यानी बिजनेस या कॉमर्स के माध्यम से लोग उसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा धनी होना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस होता है किस पर, ट्रेड पर। जैसे सामंतवादी व्यवस्था पहले चला करती थी, उसमें ट्रेड को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में मेन फोकस ही किस पर होता है, ट्रेड पर। और जब ट्रेड पर फोकस करेंगे तो ट्रेड तो होगा ही और उसमें सक्सेस भी मिलेगी। एज इट इज हुआ है ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, एंड दे गेन्ड अ वेरी ह्यूज सक्सेस इन इंडिया। एंड दीज आर द सम रीजंस, these are the some causes that's why they get success in India। तो मैंने आप लोग कुछ कारण बताए हैं, जैसे बेहतर समुद्री परिवहन व नौसेना, यानी कि हाई क्वालिटी की नेविगेशनल पावर एंड नेवल पावर, ठीक है। नेवी इनकी काफी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने बात करी भारत एशिया ट्रेड की बेहतर समझ होना, तो इन्हें अच्छी खासी एक्सपर्टाइज थी, ये अच्छे खासे एक्सपर्ट थे ट्रेड के मामलों में, बिजनेस के मामलों में। आप लोग पता ही है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बार कहा था कि ब्रिटेन जो है वो बनियों का देश है, और बनियों का मतलब है कि अच्छे खासे ट्रेडर्स, अच्छे खासे व्यापारी, ये कोई नेगेटिव नहीं होगा, समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी का व्यावसायिक स्वरूप व बेहतर संगठन, कंपनी का व्यावसायिक स्वरूप और बेहतर संगठन। इट मीन्स कि कंपनी इस तरह से फॉर्म की गई थी कि उसका बेसिक टारगेट ट्रेड पर था, कॉमर्स पर था, उसमें बाकी की चीज़ों में ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं था, ज़्यादा इंटरफेयर गवर्नमेंट की ओर से नहीं किया जाता था। चौथे नंबर पे बात की जाए तो राजनीतिक, सैनिक और कूटनीति में इन लोगों को काफ़ी कुशलता थी, ये लोग काफ़ी स्किल्ड थे। और इंग्लैंड की उपभोक्तावादी संस्कृति और पूंजीवादी समाज या पूंजीवाद, ये भी एक मुख्य कारण रहा है ब्रिटिशर्स की सक्सेस का, अंग्रेजों की सफलता का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात की है कॉजेस ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। सक्सेस के कारण आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कुछ लोगों के बारे में जो इनिशियल लेवल पर इंपॉर्टेंट हैं इस हिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। बाकी तो इन लोगों का इतिहास 1947 तक चलेगा, अंग्रेजों का जो इतिहास है वो 1947 तक चलेगा। तो कई सारे लोग होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट इनिशियली जब ये कंपनी आई थी तो उससे रिलेटेड कुछ 2-4 लोग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला ही नाम जो हम बात करेंगे वो होगा कि ब्रिटेन की उस समय की जो क्वीन थी, जो रानी थी, जो राजकुमारी, जो रानी थी क्वीन, जिसका नाम क्या था, एलिजाबेथ। तो यहाँ पे बात करी जा रही है एलिजाबेथ के बारे में। फर्स्ट नंबर पर ये किसके बारे में बात करेंगे, एलिजाबेथ।
एलिजाबेथ टेलर भी बोला जाता है या एलिजाबेथ प्रथम फर्स्ट कहा जाता है, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ फर्स्ट। पहली बात तो ये हो गई। इनका जन्म हुआ था 1533 में, 1533 में जन्म हुआ था, और मृत्यु की अगर बात की जाए तो वो हुई थी 1603, 1603 में। इसलिए इनकी मृत्यु के बाद ना देखिए, इनके पहले का जो, इनके समय का जो टाइम है, जो रूल है, उसे एलिजाबेथ रूल कहा जाता है। इनके बाद जो शुरू हुआ उसे जैकोबियन रूल कहा जाता है, और वहां पे रूल करना शुरू किया था जेम्स प्रथम या जेम्स फर्स्ट ने। इन्हीं के रिलेटिव थे, इन्हीं के रिश्तेदार थे, जेम्स प्रथम। तो इनके बाद जो रूल हुआ है वो जेम्स प्रथम का हुआ है, और इनके समय हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथ की, तो 1533 से 1603 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। शी वॉज अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। तो इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों जगहों की राजकुमारी, दोनों जगहों की रानी थी। शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड द आयरलैंड फ्रॉम 17 ऑफ नवंबर 1558। तो 1558 से इन्होंने इन्हें रानी के रूप में इनका राज्याभिषेक हुआ था, इनका कोरोनेशन हुआ था, अंटिल हर डेथ ऑन 24 ऑफ मार्च 1603। 1603 तक इन्होंने क्वीन के रूप में शासन किया है इंग्लैंड में, और साथ ही आयरलैंड की भी ये क्वीन मानी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिजाबेथ वाज द डॉटर ऑफ हेनरी 8th। तो हेनरी जो 8th थे, 8वें नंबर पे जो हेनरी आते हैं, उनकी क्या थी, ये पुत्री थी। क्लियर हो गई बात। एंड एनी वोलेन, एनी वोलेन इनकी माँ का नाम था। हालांकि इनके जन्म के कुछ दिनों के बाद, लगभग 2 ईयर्स के बाद ही इनकी माँ को की हत्या कर दी गई थी। तो एलिजाबेथ वाज द डॉटर ऑफ हेनरी 8th एंड एनी बोलेन हिज सेकेंड वाइफ। तो हेनरी 8th की जो दूसरी पत्नी थी वो इनकी माँ हुआ करती थी, इनकी मदर हुआ करती, ठीक है। अगर इनके बारे में बात की जाए ना, तो ये जीवन भर अनमेरिड रही है, इन्होंने कोई विवाह नहीं किया, ठीक है, और ना ही इनकी कोई संतान है, ये चाइल्डलेस थी। ये बात ध्यान रखिएगा कि from the start of Elizabeth's reign, he was expected that she would marry, and the question arose to whom. Although she received many offers for her hand, she never married and was childless. तो इन्होंने कभी भी अपने जीवन में विवाह नहीं किया, और ये चाइल्डलेस थी, इनका कोई भी संतान नहीं था, ठीक है। द रीजन फॉर दिस आर नॉट क्लियर। इतिहास में इसके पीछे का जो कारण था कि आखिर इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया है, इसे इतिहासकार क्लियरली नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एलिजाबेथ बिकम सेलिब्रेटेड फॉर सी ग्रो ओल्डर, एलिजाबेथ बिकम सेलिब्रेटेड फॉर हर वर्जिनिटी। इट मीन्स कि उन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है एलिजाबेथ के बारे में, बस इतनी ही चीजें ध्यान रखिए। देखिए, एलिजाबेथ की बात करें तो इनके टाइम पर ही क्या क्या हुआ था, तो इन्हीं के टाइम पर 1599 में इन्हीं के ऑर्डर पर या इन्हीं के परमिशन पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने 1600 में 31 दिसंबर को अपनी परमिशन दी है, और एक चार्टर इशू किया था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, है ना, पहले इंडोनेशिया और फिर इंडिया। इन्होंने ही हाँ ठीक है, ये बातें हो गई तय। तो ये सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना था और उसको चार्टर जो देना था, वो इन्हीं के समय पर हुआ था। हालांकि फिर हम जब बात करते हैं सर टॉमस रो की और विलियम हॉकिंस की, तो वो सब लोग जो आए हैं वो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए हैं, और ये कंपनी बनी थी किसके समय, एलिजाबेथ प्रथम के समय, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन की। अच्छा, इनके बाद रूलर कौन बनेगा, तो ध्यान रखना जेम्स प्रथम। इनके बाद अगले रूलर कौन बनेंगे, जेम्स फर्स्ट, ठीक है। अब हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, जिसका नाम होगा कैप्टन हॉकिंस। क्या बोलेंगे, विलियम हॉकिंस पूरा नाम है, या वो एक जहाज के कैप्टन थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है कैप्टन हॉकिंस। तो यहां पे अब फोकस किया जाएगा कैप्टन हॉकिंस के बारे में। और देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस पूरा नाम। इनकी अगर बात की जाए तो ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नोटेबल फॉर बीइंग अ कमांडर ऑफ हेक्टर। तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, एक एम्बेसडर थे, एक राजदूत थे, क्लियर। और ये साथ ही कमांडर भी थे, किसके, हेक्टर नामक शिप के, हेक्टर नामक जहाज के क्या थे, कमांडर थे या कैप्टन थे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विलियम हॉकिंस वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंपनी नोटेबल फॉर बीइंग अ कमांडर ऑफ हेक्टर। तो ये खास तौर पर प्रसिद्ध हैं
कमांडर ऑफ हेक्टर, इट मींस हेक्टर नामक जहाज के कमांडर के लिए, ठीक है। द फर्स्ट कंपनी शिप टू एंकर एट सूरत इन इंडिया ऑन 24 अगस्त 1208। तो 1208 में 24 अगस्त को ये पहला जहाज था जो इंडिया में सूरत के तट पर पहुंचा था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि द फर्स्ट कंपनी शिप टू एंकर एट सूरत इन इंडिया ऑन 24 अगस्त 1608। तो 1608 में कंपनी का आने वाला पहला जहाज ही कौन सा था, वो हेक्टर था, और उसके कमांडर कौन थे, विलियम हॉकिंस या कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस ट्रेवल्ड टू आगरा टू नेगोशिएट कंसेंट फॉर अ फैक्ट्री फ्रॉम इंपीरियर जहांगीर इन 1609। 1609 में हॉकिंस, देखिए 1608 में गुजरा आपके सूरत आया, और सूरत आने के बाद वो आगरा गया है। आगरा किससे मिलने गया है, मुगल बादशाह जहांगीर से। क्यों मिलने गया है, वो कुछ परमिशन चाहते थे, जहांगीर से वो कुछ परमिशन चाहते थे, जैसे कि सूरत में वो एक कारखाना या एक फैक्ट्री बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि हॉकिंस ट्रेवल्ड टू आगरा, ये ट्रेवल करने गया है, मिलने गया है आगरा टू नेगोशिएट कंसेंट फॉर अ फैक्ट्री फ्रॉम इंपीरियर जहांगीर इन 1609 में जहांगीर जो मुगल बादशाह थे उनसे कॉन्सेंट, उनसे परमिशन लेने गया था कि सूरत में वो एक कोठी, एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं। आफ्टरवर्ड्स हैविंग फॉलन इनटू सम डिसफेवर, देखिए जब ये गए ना वहां पे मिलने के लिए, तो जहांगीर ने इनका स्वागत किया, जहांगीर ने ठीक ठाक जो है इनके साथ व्यवहार किया, और जब ये दरबार में उपस्थित हुए तो इन्होंने कहा कि वो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आपके पास आए हैं। क्लियर, इन्होंने क्या कहा है कि ही केम इन द कोर्ट ऑफ मुगल इंपीरियर एज अ एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट द इंपीरियर ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जो रूलर हैं, ब्रिटेन के जो शासक हैं, ब्रिटेन के जो किंग हैं, उनके एम्बेसडर के रूप में, उनके इन्वॉय के रूप में हम उपस्थित हुए हैं मुगल दरबार में, ठीक है। ये बात उन्होंने कही। अगर इनकी विशेषताओं की बात की जाए विलियम हॉकिंस की, तो इन्हें अच्छा खासा इनकी अच्छी खासी पकड़ थी तुर्की और पर्शियन यानी फारसी भाषा पर। तो तुर्की एंड पर्शियन पर इनकी अच्छी खासी क्या थी, पकड़ थी। क्लियर, ही हैव अ गुड कमांड ऑन तुर्की एंड पर्शियन। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता हो गई है, क्योंकि जब ये बात करेंगे ना किससे, आपके जहांगीर से, तो ये उसी की भाषा में बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो काफी एक्साइट होगा, काफी प्रभावित होगा, ठीक है। नेक्स्ट 400, देखिए इनसे खुश होकर ना जहांगीर ने इन्हें 400 का मनसब भी दिया था। तो ये मनसबदारी व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ी है, 400 का मनसब दिया गया था जहांगीर के द्वारा। और मनसब क्या होता है, तो मनसब मीन्स कि जैसे 400 का मनसब यानी 400 सिपाही, 400 सैनिक इनके साथ रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जैसे 5000 का मनसब दिया यानी 5000 की सेना के सेनापति। ये एक प्रकार की क्या थी, मनसबदारी जो व्यवस्था थी, एक प्रकार की रैंक देने वाला सिस्टम था, ऑफिसर्स की रैंक, ठीक है। ये अकबर ने शुरू किया था अपने शासनकाल में मनसबदारी प्रथा। जैसे हम बात करें संभाजी की, तो छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, उन्हें दिया गया था 5000 का मनसब। वाई औरंगजेब, औरंगजेब ने उन्हें 5000 का मनसब दिया था, ठीक है। और संभाजी को सूबेदार बना दिया था, या सूबेदार की हेल्प करने के लिए भेजा था, कहाँ पर, हाँ गोलकुंडा में, ठीक है, सॉरी बीजापुर में, है ना, बीजापुर में भेजा था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि मनसब दिया गया है, साथ ही ये बात हो गई है, और एक टाइटल भी दी थी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश खान। जिसे उपाधि दी गई थी इंग्लिश खान की, इंग्लिश खान का टाइटल दिया गया था, इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। हालांकि जो ये चाह रहे थे सूरत में एक फैक्ट्री ओपन करने की, एक कारखाना ओपन करने की, वो परमिशन इन्हें नहीं मिली थी। सूरत में ये फैक्ट्री ओपन नहीं कर पाए थे, ये परमिशन इन्हें नहीं मिली। और इस कारण से अगर बात करें तो इन्होंने सूरत में तो नहीं खोली, पर इन्होंने फैक्ट्री कहाँ खोली थी, इन्होंने फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम में। 1611 में मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री खोल पाए थे। हालांकि बाद में परमिशन जब इन्हें मिली 1613 में, और जब 1613 में इन्हें परमिशन मिली तब इन्होंने सूरत में क्या की थी, फैक्ट्री ओपन कर ली थी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 1613 में इन्होंने क्या किया है, सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति इन्हें मिली है, इनिशियल नहीं मिली थी। जब 1609 में गए थे तब इन्हें परमिशन नहीं मिली थी, बात ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स हैविंग फॉलन इनटू सम डिसफेवर विथ इंपीरियर, है ना। तो ये क्या हुआ कि कुछ समय के बाद
ये डिसफेवर हो गए, खिलाफ हो गए किसके, मुगल बादशाह के। जब मुगल बादशाह के खिलाफ हुए या कुछ ऐसे डिस्प्यूट हुए यहाँ पर, और ये जो डिस्प्यूट थे ना ये क्रिएट किए थे किसने, पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आफ्टरवर्ड्स हैविंग फॉलन इनटू सम डिसफेवर विद द इंपीरियर, यानी इंपीरियर ने इनका फेवर नहीं किया है, इनका साथ नहीं दिया है। ही वॉज अलाउड टू डिपार्ट, और उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से दूर चले जाइए। एंड इन दिस द पोर्तुगीज रीडली असिस्टेड हिम। तो यहाँ पर पोर्तुगीज ने यानी पुर्तगालियों ने यहाँ पे अपनी हरकत की थी। ये पुर्तगालियों का बेसिकली कार्य था कि यहाँ से किसी भी तरह से जो ये ब्रिटिश पर्सन है इसे किसी भी तरह से यहाँ से हटाया जाए, ठीक है। ही लेफ्ट आगरा इन नवंबर 1611, 1611 में आगरा को इन्होंने छोड़ा। एंड 3 months लेटर अराइव्ड एट सूरत वेयर ही फाउंड सर हेनरी मिडिल्टन, और फिर ये मिले 3 महीनों के बाद सर हेनरी मिडिल्टन से। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हेनरी मिडिल्टन थे इन्होंने ही 1611 या 1611 में पराजित कर दिया था किसे, पुर्तगालियों को। और उसके बाद ही जब पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था हेनरी मिडिल्टन ने, उसके बाद ही इन्होंने क्या कर लिया था, सूरत में इन्हें फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली थी 1613 में, ठीक है। With whom he went to Red Sea and afterward to Java. At one time he went on board to Thomas sailed for England. और इसके बाद इन्होंने उनके साथ रेड सी, वांटम जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, एक जगह है, एक पोर्ट है जावा आइलैंड पर, तो ये अलग अलग जगहों से होते हुए इंडोनेशिया पहुंचे और फिर वहां से इंग्लैंड के लिए वो निकले। और इंग्लैंड के लिए जब ये निकले 1612 के लगभग या 13 के लगभग, तो जैसे वो इंग्लैंड पहुंचने वाले थे 1613 में अपने होम टाउन में, जब वो पहुंचने वाले थे उसी समय उनकी लगभग क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अगर इनकी बात की जाए ना तो इनकी डेथ हुई थी 1603 इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1613 1613 में। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु हुई थी अप्रैल 1613 1613 में। बस नियरली अपने घर पर पहुंचे थे या अपने घर पहुंचने वाले थे उसी दौरान, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस की बात कर ली हमने। अब तीसरा जो पर्सन है उसकी बात करते हैं जिसका नाम होगा सर टॉमस रो। तो अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सर टॉमस रो के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे बात करेंगे थर्ड पर्सन की, तीसरे व्यक्ति की, जिसका नाम है सर टॉमस रो। तो सबसे पहले हमने बात की एलिजाबेथ की, एलिजाबेथ प्रथम की। सेकेंड नंबर पे हमने बात की है जो पर्सन इंडिया आए थे, फर्स्ट पर्सन, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। एंड थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो ये है आपके सर टॉमस रो। देखिए इंडिया में आने वाले ना, पहला नाम बताया और ये दूसरा नाम, ये भी एम्बेसडर बनकर इंडिया आए थे। और जो ब्रिटिश किंग थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत बनकर ये इंडिया आए थे। और चूंकि इनके आने का और रुकने का जो पूरा टाइम है वो है 1615 से 1619, 1615 से 1619 तक ये इंडिया में रहे थे, या मुगल जो बादशाह थे जहांगीर उनके साथ रहे थे, ठीक है। फिर ये चले गए थे। तो यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए हैं, जहांगीर के साथ रहे हैं, और इन्होंने कई सारी जो बिजनेस जो इन्हें चाहिए थी रियायतें, है ना, वो इन्होंने हासिल की है, ठीक है। कई सारी इन्होंने सुविधाएं हासिल कर ली, कई सारी जो डिमांड्स थी वो फुलफिल कर ली हैं, किससे जहांगीर से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सर टॉमस रो के बारे में। सर टॉमस रो वॉज एन इंग्लिश डिप्लोमेट ऑफ एलिजाबेथियन एंड जैकोबियन पीरियड। तो एलिजाबेथ का जो पीरियड रहा और फिर उनके बाद जो जैकोबियन पीरियड रहा, दोनों ही पीरियड में ये अंग्रेजों के क्या थे, एक डिप्लोमेट थे, एक देखा जाए तो एम्बेसडर के रूप में, एक दूत के रूप में थे, ठीक है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं आए थे ये, और भी कई कंट्रीज में, जैसे ओटोमन एम्पायर था, है ना, तो या हम बात करें और भी जो यूनानी एम्पायर था वहां पर भी ये गए थे, ठीक है, एज अ एम्बेसडर। ही वॉज अ एम्बेसडर, ही रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड इन मुगल एम्पायर, द ओटोमन एम्पायर एंड द होली रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर यानी जो रोम में चलता था, इट मीन्स इटली का जो एम्पायर था। तो ये इतने सारे एम्पायर्स में एज अ एम्बेसडर गए थे। किसके एम्बेसडर बनकर? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर बनकर। ही सेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एट वेरियस टाइम्स बिटवीन 614 टू 1644। 1614 से 1644 के बीच में ये इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसमें कई बार इलेक्ट हुए थे, कई बार निर्वाचित हुए थे, समझे। तो ये एक प्रकार के सांसद के रूप में भी जाने जाते हैं, कई बार इनका इलेक्शन भी हुआ था, ये निर्वाचित भी हुए थे। सर टॉमस रो की अगर बात की जाए तो ही डाइड ऑन 1644, 1644 में इनकी डेथ हो गई थी,
ही डाइड ऑन 1644 एट द एज ऑफ 63 ईयर, 63 साल की आयु में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो बाकी चीजें हम समझ ही चुके हैं, एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि जब ये एम्बेसडर के रूप में आए थे मुगल एम्पायर या मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य, मुगल कोर्ट के अंदर। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी परस्यूडेड किंग जेम्स टू सेंड रो एज अ रॉयल इनवॉय टू द आगरा कोर्ट ऑफ ग्रेट मुगल इंपीरियर जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी के आग्रह करने पर, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने आग्रह किया किससे, जेम्स प्रथम ने, और क्या आग्रह किया कि सर थॉमस रो को भेजा जाए आगरा में मुगल दरबार में, क्लियर, जहांगीर के समक्ष। तो उनके इस प्रकार के आग्रह करने पर जो सर थॉमस रो थे उन्हें भेजा गया था। ठीक है, तो सर थॉमस रो रिसाइडेड एट आगरा फॉर 3 years अंटिल 1619, 1619 तक वो इंडिया में रहे। एट द मुगल कोर्ट, मुगल दरबार में सर थॉमस रो एलिगली बिकेम अ फेवरेट ऑफ जहांगीर एंड मे हैव बीन हिज ड्रिंकिंग पार्टनर। तो ये एक चीज आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि ये काफी फेवरेट हो गए थे, किसके, जहांगीर के। जहांगीर काफी पसंद किया करता था इन्हें, जहांगीर के साथ इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी, और साथ ही ये उनके ड्रिंकिंग पार्टनर भी थे, यानी कि जो शराब का ये लोग सेवन करते थे, जो ड्रिंक किया करते थे, दोनों साथ में किया करते। ठीक है, ये एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। सर्टेनली ही अराइव्ड विथ गिफ्ट्स ऑफ मेनी कैरेट्स ऑफ रेड वाइन, और ये अपने साथ में क्या लाए थे, रेड वाइन के कई सारे गिफ्ट के रूप में मुगल बादशाह के लिए लेकर आए थे। एंड एक्सप्लेन टू हिम व्हाट वियर्स वॉस, है ना, एंड हाउ मेड इट। तो ये उन्होंने बताया था कि ये किस प्रकार की का ये लिकर है और साथ ही ये किस प्रकार से बनता है, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की जहांगीर को। द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द मिशन वॉज टू ऑब्टेन परमिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री एट सूरत। तो बेसिकली टारगेट क्या था इनके पहुंचने का, या इनको जो पहुंचाया गया था वो था कि कुछ परमिशन लेना चाहिए थी, कुछ इन्हें रियायतें चाहिए थी अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, और साथ ही सूरत में जो इन्होंने फैक्ट्री ओपन की थी 1613 में, वहां पे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की भी इनकी डिमांड थी। ठीक है, वाइल नो मेजर ट्रेडिंग प्रिविलेज वर considered by Jahangir, Sir Thomas Roe mission was the beginning of Mughal company relationship that would develop into something approaching partnership and see the EIC gradually drawn into the Mughal nexus। तो जैसे जैसे इनके बीच में और मुगलों के बीच में और कंपनी के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती गई, मुगलों का जो आतंक था, मुगलों का जो अटैक था, वो धीरे धीरे कंपनी पर कम होता गया। ठीक है, तो इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजों या कंपनी और मुगलों के बीच में जो फ्रेंडशिप बनी है, जो अच्छे खासे संबंध बने हैं, इसमें मेन रोल जो रहा है वो सर थॉमस रो का रहा इनिशियल लेवल पर। ठीक है, वाइल सर थॉमस रो डिटेल्ड जनरल्स आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन जहांगीर्स राइज। तो अभी जब ये वापस गए अपने देश में 1619 में, और इन्होंने अपना जो पूरा जो बुक लिखी है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसके बारे में, जहांगीर के शासनकाल के बारे में। और जब हमने जहांगीर को डिस्कस किया था, जब हमने मुगल शासनकाल, जब हमने मुगल साम्राज्य पढ़ा था, तो हमने जहांगीर के बारे में डिस्कस किया था, और उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि जहांगीर के समय एक इंग्लिश एम्बेसडर आया था, है ना। सबसे पहले हमने बात की कैप्टन हॉकिंस और फिर सर थॉमस रो, और ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर फिर से हमें डिस्कस करना था, तो यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए एक और इवेंट के बारे में हम बात करेंगे, एक और घटना के बारे में बात करेंगे, और वो है 1717 की घटना, जो आप सभी को पता है, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ EIC भी बोलते हैं, और वो 1717 में जो फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो उसके पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम बात करेंगे जॉन शेरमन मिशन की। कौन से मिशन की? जॉन शेरमन मिशन। जॉन शेरमन मिशन ये 1615 का मिशन था। तो हल्का सा सॉरी यहाँ पे आएगा 1715 का ये मिशन था, 1715। ठीक है, तो हल्का सा हमें डिस्कशन करना है जॉन शेरमन मिशन के बारे में, जो 1715 का था। ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम था जॉन शेरमन, जो इस मिशन के हेड थे। ठीक है, कंपनी ने सन 1715 में 1715 में जॉन शेरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता
कलकत्ता से एक दूत मंडल भेजा था किसके पास, मुगल दरबार में। ठीक है, कलकत्ता से भेजा गया था एक दूत मंडल मुगल दरबार में, किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन शेरमन की अध्यक्षता में। ठीक है, इतनी बात हो गई। हैमिल्टन ने इसी दूत मंडल में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो इसी दूत मंडल में एक डॉक्टर था जिसका नाम क्या था, हैमिल्टन। ये मिशन क्यों भेजा गया था, कई सारी ये रियायतें चाहते थे, कई सारी सुविधाएं चाहते थे मुगलों से। तो इसी में ना एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन, और हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने में सफलता हासिल कर ली थी। क्लियर, तो एक इलाज कर दिया था उनका, एक ट्रीटमेंट कर दिया था जो काफी दर्दनाक था फर्रुखसियर के लिए, और इससे फर्रुखसियर काफी खुश हुआ, काफी प्रसन्न हुआ, और खुशी में, प्रसन्नता में इन्होंने क्या किया है, 1717 में एक फरमान जारी कर दिया, एक आदेश जारी कर दिया जिसे बोलते हैं रॉयल ऑर्डर या शाही फरमान, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा है एक इतिहासकार, ओर्स नामक इतिहासकार ने। ठीक है, तो ये जो गोल्डन गोलकुंडा के राजा ने किया था, यहाँ पे जो ये फरमान इशू किया गया है, रॉयल फरमान या रॉयल ऑर्डर कहा जाता है जिसे, इसकी अगर बात की जाए ना तो 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोग समझें, है ना। ऐसे तो कई सारे हैं बट हम 3 पॉइंट की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये कि 3000 रुपए वार्षिक एनुअली पेमेंट कर देने पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल में फ्रीली ट्रेड कर सकती थी बिना कोई टैक्स दिए, है ना। तो ये दस्तक एक प्रकार का इशू किया गया था, एक दस्तक होता था, एक लाइसेंस होता था, वो आप ले लो, 3000 रुपए देकर आप ले सकते हैं एक दस्तक, ईस्ट इंडिया कंपनी ही ले सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो दस्तक इशू किया गया था, और मुगलों से आप ले लीजिए और आप पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड करिए, ओनली 3000। क्लियर हो गई बात, इसे कहा जाता था दस्तक, दस्तक यानी लाइसेंस। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए तो 10,000 रुपीज आपको पे करना है, एक दस्तक आपको मिलेगा मुगलों से, और आप पूरे सूरत में बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, बिना कोई शुल्क दिए, बिना कोई कर दिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि बॉम्बे में इनके जो सिक्के ढाले जाते थे, जो कॉइन्स ये मिंट करते थे बॉम्बे में या मुंबई में, आज के समय का मुंबई, उस समय का बॉम्बे, तो ये जो सिक्के थे इसे पूरे मुगल दरबार में, पूरे मुगल साम्राज्य में सर्कुलेट करने की यहाँ पर क्या मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ये सर जॉन मिशन के तहत 1717 में इशू किए थे। ठीक है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी उद्धार हुआ, काफी डेवलपमेंट हुआ, और इन्होंने काफी अपना जो साम्राज्य विस्तार था, अपना जो ट्रेडिंग एक्सपांसन था, ये काफी कर पाए और काफी इन्हें प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने बात करनी थी अंग्रेजों के अराइवल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरी जो कंपनी आई है, जैसे डेनिस है ना, और फ्रेंच है, उनके बारे में भी अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए।